हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्लास चलने वाला है सीडीपी का। और सीडीपी के क्लास में हमने अभी कुछ पढ़ रखा है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। और जो चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वहाँ से हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें लगता है क्या कि आपका आज और कल एक दो दिन अभी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब चलेगा, बाकी बात जो भी चीज़ होगा उन चीज़ों को हम क्या है जल्दी ही समअप करेंगे। आप कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करके आपका एक टाइम टेबल फिक्स कर दें ताकि उस टाइम में आप जो है लाइव जुड़ सकें और लाइव में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग लेट ना करते हुए उन चीज़ों का, क्योंकि आज लाइव लेने का तो थोड़ा मन नहीं था मेरा, तब पर भी हम लाइव ले रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज जो है आपका फंक्शन था जिसमें कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए थे सीटेट में उन्हीं का सेलिब्रेशन था कि उन कैंडिडेट का जो है एक तरह से सम्मानित समारोह था। और उसमें हम लोग क्या है चीज़ों को बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट भी किए हैं और धीरे धीरे उसका वीडियो भी मिलने लगे आपको। जो कैंडिडेट यहाँ पे लाइव हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो अभी हम लोग चैप्टर का सीडीपी पढ़ रहे थे। सीडीपी में अभी आपका विकास का सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले थे। इसमें बहुत सारे चीज़ को हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, जिसमें कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, उनके बीच में संबंध क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। उन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ रखा था और उसके बाद विकास के क्षेत्र को पढ़ा था जो कि पिछले क्लास में हम लोग समाप्त किए थे। आज हम लोग जो करेंगे वो आपका क्या है विकास का सिद्धांत, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है विकास के सिद्धांत को पढ़ना इसके बारे में। तो एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सर आवाज़ अगर साउंड प्रॉपर है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं बिना डिले किए हुए क्लास को। तो एक बार खाली हमें कंफर्म कर देंगे कि सर साउंड प्रॉपर आ रहा है तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है आवाज़। अगर किसी का डाउट भी है, पिछला वीडियो में अगर देखे होंगे कोई भी डाउट भी रहता है तो उसको भी आप बताइएगा ताकि हम सेशन जो चला रहे हैं उस सेशन में अपने डाउट को भी ले सकें और आराम से कंटिन्यू कर सकें उन चीज़ों को। क्लियर है, तो सबसे पहले बता देंगे अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है अभी तक के लेसन में या सेशन में, नहीं साउंड प्रॉपर आ रहा है, एक बार कंफर्म कर देंगे साउंड अगर प्रॉपर आ रहा है तो। साउंड प्रॉपर है, यस और नो। साउंड प्रॉपर है, यस और नो, एक बार बता देंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना लेट किए हुए। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विकास का जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ता है पहले ये समझिए। विकास विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत हमको क्यों पढ़ना पड़ता है समझिए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब ये प्रिंसिपल जो शब्द है, ये प्रिंसिपल ठीक से साउंड है सर। बोले प्रिंसिपल जो शब्द है वो अपने आप में बताता है। प्रिंसिपल मतलब होता है क्या, एक कथन, स्टेटमेंट। प्रिंसिपल मतलब होता है एक कथन या स्टेटमेंट। प्रिंसिपल मतलब होता है एक कथन या स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जो कि सही हो गया हो, ऐसा स्टेटमेंट जो कि सही हो गया हो, ऐसा स्टेटमेंट जो कि सही आपका हो गया हो, स्टेटमेंट। तो हम अगर बोलें कि प्रिंसिपल मतलब होता है क्या, कथन या स्टेटमेंट, और वैसा स्टेटमेंट जिसको हम अवलोकन के माध्यम से हमने सही पाया है। हमने क्या पाया है, सही पाया है, सही पाया है, यह हम देखने को मिलता है सही पाया है। अगर हम सही पाए हैं उसको, हम मतलब कि कोई भी आदमी बोलता है क्या, जैसे हम एक स्टेटमेंट आपको देते हैं ताकि आप समझ पाइएगा उनको कैसे प्रिंसिपल के टर्म में देते हैं। जैसे आप अरस्तू का नाम सुने होंगे। अरस्तू नाम का एक मनोवैज्ञानिक है और वो मनोवैज्ञानिक क्या है कि फिलोसफर है, और उन मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे बात के कहे हैं। लेकिन हम इसको अगर एसएसटी के क्षेत्र में बात करें तो अरस्तू एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो बोलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 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 सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहने का मतलब है क्या
कि सिंपल बात है कि मनुष्य समाज से दूर नहीं हो सकता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, है ना जी। मैन इज ए सोशल एनिमल मतलब समाज से दूर मैन नहीं रह सकता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये जो स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया है, हमको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है। हमको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट कथन सही है। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने समूह से ये कथन जो है, स्टेटमेंट जो है, हमें क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट कथन जो है वो कथन सही है। और ये सही इसलिए है क्योंकि हम डेली लाइफ में फील करते हैं कि हम अकेले जब रहते हैं तो हमको लगता है कि दुनिया जो है पूरा अकेला है, दुनिया में कुछ नहीं काम होगा। इसका मतलब है क्या कि अगर हम दुनिया में रहना चाहते हैं या रहने के काबिलियत को सीखना चाहते हैं तो हमको समूह में रहना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा। तो अरस्तु के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, उसका एक प्रिंसिपल हो गया, कथन हो गया। तो अरस्तु बताता है कि मनुष्य के बारे में ज़्यादा ही स्टडी अरस्तु ने किया था, इसीलिए इसको हम लोग फिलोसफर बोलते हैं। ये अलग अलग स्टेटमेंट, इसको अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो अरस्तु का ये स्टेटमेंट एक सिद्धांत हो गया। अरस्तु का स्टेटमेंट एक क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। तो यहाँ अरस्तु जो अपना स्टेटमेंट दिया वो मनुष्य के लिए दिया। अब यहाँ पे क्या है, अगर विकास के लिए कोई मनोवैज्ञानिक अपना स्टेटमेंट दिया होगा तो उसको हम विकास का सिद्धांत बोलेंगे। इस तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने विकास को समझाने का प्रयास किया कि विकास ये है, किसी ने बोला कि विकास ये है, किसी ने बोला विकास परिवर्तन है, किसी ने बोला विकास आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, किसी ने बोला कि विकास कभी नहीं रुकता है, किसी ने बोला कि विकास एक क्रम में चलता है, किसी ने बोला कि विकास एक दिशा में होता है, किसी ने बोला कि एक नहीं बहुत दिशा में होता है। इस तरह से हम चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें अलग अलग सिद्धांतों का सहारा लेके विकास को समझने में थोड़ा सा मदद मिलता है। तो अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें कि ये सिद्धांत हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो सिद्धांत हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि विकास के बारे में मेरा समझ जो है बढ़िया हो सके। सिद्धांत पढ़ते क्यों हैं, तो हम जानते हैं कि विकास का सिद्धांत इसलिए जरूरी है क्योंकि विकास के सिद्धांत के माध्यम से, विकास के सिद्धांत के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से, विकास के सिद्धांत के माध्यम से विकास का समझ, विकास का समझ क्या हो सके, समझ जो है आसान हो सके, विकास का समझ आसान हो सके। अब ये आसान इसलिए हो सके क्योंकि हम जानते हैं कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास कैसा है, विकास एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। विकास एक व्यापक मतलब होता है बड़ा, व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। यहाँ नाम सुनिएगा, यहाँ क्या बोले हम, जटिल प्रक्रिया है। विकास एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसा है, तो विकास एक प्रक्रिया है, वो कैसा प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है और जटिल। हम आपको बताए थे कि व्यापक मतलब होता है क्या, बड़ा, विशाल। व्यापक मतलब क्या होता है, विशाल, मतलब विकास का एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा है। और जटिल मतलब होता है क्या, सरल नहीं है, कठिन है, समझना आसान नहीं हो सकता है। और उन समझने को जो आसान नहीं है उसको आसान बनाता है कौन, ये बनाता है ये सिद्धांत। तो अगर हम सिद्धांत को समझ लें तो हमको ये जटिल जो प्रक्रिया है विकास को, उसके समझने में थोड़ा सा मदद मिलेगा हमको। इसी मदद के अनुसार हम विकास के पैटर्न को समझेंगे, और विकास के पैटर्न को जब समझेंगे तो आराम से हम चीज़ों को समझ पाएंगे और बच्चे को समझा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमको करना है वो बच्चे का विकास करना है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया है, इतना अभी हम लोग जो पढ़े हैं, ये इसके बारे में 2 मिनट 4 मिनट हम लोग चर्चा किए हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में समझिए। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा और ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, इतना मान के चलिए कि बाल विकास है। ऑप्शन ए रेखीय प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोसेस। बी है जिसको बोलते हैं क्या, कि बाल विकास को रेखीय प्रक्रिया। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जटिल प्रक्रिया। ऑप्शन सी में बोल सकते हैं
सरल प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया, और ऑप्शन डी में बोल सकते हैं आसान प्रक्रिया, आसान प्रक्रिया। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बाल विकास रेखीय प्रक्रिया होगा या जटिल प्रक्रिया होगा या सरल प्रक्रिया होगा या आसान प्रक्रिया होगा। अगर ये चारों स्टेटमेंट को देखते हैं तो अभी तुरंत हम पढ़े हुए हैं कि बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आराम से आप मार सकते हैं। यही चीज़ को वहाँ पे देखिएगा तब आपको लगेगा कि वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन को पूछ रहा है और किस टाइप से क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बाल विकास जो प्रक्रिया है वो कैसा प्रक्रिया है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि बाल विकास एक व्यापक प्रक्रिया है और एक जटिल प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है और व्यापक प्रक्रिया है। अगर इसी ऑप्शन में कहीं व्यापक भी रहता तो वो भी मेरा ऑप्शन हो जाता। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा? मेरा बी फॉर बिहार। इसका मतलब ये आंसर होगा, और जिनका भी बी आंसर आ रहा है उनका स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब देखिए कि किसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्टेटमेंट में बन के आएगा। अभी तो मान लो हम छोटा सा वर्ड में लिख के दिए, यही आपका स्टेटमेंट में बन के आया कि बाल विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट को और लिख लेते हैं ताकि आप समझ में आना चाहिए कि किस तरह की चीज़ों को सीटेट पूछना चाहता है। यही पूछेंगे विकास, विकास में किस, विकास में किस प्रकार की, किस प्रकार की क्रियाएं, क्रियाएं शामिल है। विकास में किस प्रकार की क्रियाएं शामिल है? ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन सी स्वाभाविक, और ऑप्शन डी जटिल एवं व्यापक। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि आप चीज़ों को समझने लगे हैं तो आपको समझना चाहिए। यही होता है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है, वही आपको बताना है कि बाल विकास के बारे में या विकास के बारे में किस प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल है, या विकास में किस प्रकार की घटना शामिल है या प्रक्रिया शामिल है। उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। हमें लगता है लाइट तो कम नहीं है, लाइट आसान है, चीज़ों को बहुत बढ़िया से आप समझ सकते हैं। अब बताइएगा बाल विकास के बारे में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। स्टेटमेंट जल्दी आपके सामने है। बाल विकास के बारे में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? चलिए, अभी तक सबका जो सर डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अभी यहाँ पे किसी को लगेगा कि सर जटिल प्रक्रिया भी सही है, हम बिल्कुल सही है। अब बताइए सरल तो गलत है, स्वाभाविक गलत है, क्योंकि स्वाभाविक नहीं होता है। स्वाभाविक मतलब होता है जो अपने आप हो। स्वाभाविक मतलब क्या होता है? अपने आप होने वाला, अपने आप, अपने आप होने वाला, होने वाला। स्वाभाविक मतलब ये सब जो वर्ड लिखाते हैं इस वर्ड को अपने कॉपी में लिखिएगा। स्वाभाविक मतलब होता है क्या? अपने आप होने वाला। अब बताओ विकास अपने आप होता है? नहीं। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो मेरा विकास होगा? नहीं होगा। विकास होने के लिए क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये वातावरण पर निर्भर करता है, जो कि जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण होगा, वैसे बच्चे का विकास होगा। इसका मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया गलत है। तो यहाँ से एक सही है और यहाँ पे दो दो पॉइंट यहाँ सही है। तो बताइए 2 पॉइंट वाला सही मारेंगे कि 1 पॉइंट वाला सही मारेंगे? हम बोलेंगे ऑप्शन तो मेरा ए भी हो सकता है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन खुद शामिल है। डी वाले ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन खुद शामिल है, इसलिए अगर हमको आंसर लगाना होगा तो हम कौन सा आंसर लगाएंगे? डी नंबर ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि डी नंबर जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ए नंबर का बात भी यहां शामिल हो गया है। इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो आपका डी आंसर होगा। तो यहां से समझ में आता है कि चीजों को कैसे हम सही करेंगे और कैसे हम गलत करेंगे। आराम से, हमें लगता है क्या चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब यहाँ से धीरे धीरे हम पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत में। और विकास का सिद्धांत आपको इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि विकास के बारे में हमारा जो समझ है वो समझ थोड़ा बढ़िया हो सके। और बढ़िया इसलिए हो सके क्योंकि विकास एक छोटा चीज़ नहीं है, विकास एक व्यापक चीज़ है, विशाल चीज़ है। और विशाल चीज़ों को समझने के लिए छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन करके ही विशाल चीज़ों को समझा जा सकता है। और जटिल चीज़ है, आसान तो है नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट बोले और विकास को परिभाषित कर दिए तो ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा जटिल है कि उन जटिलता को सरलता में बदलने के लिए अलग अलग सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं। अब अलग अलग यहाँ पे सिद्धांत है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक से प्रभावित होकर उन्हीं सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं। अब कौन कौन इसमें सिद्धांत आते हैं उसी सिद्धांतों को यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो विकास में जो पहला सिद्धांत है उसका नाम होता है, पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं विकास में, क्योंकि अभी जो है टाइम मिनिमम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे क्योंकि आप रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं। अलग बात है कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो ये रेगुलर ही, टारगेट तो है नहीं। तो पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, निरंतरता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, निरंतरता, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब क्या है, निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है, जो निरंतर शब्द है, ये निरंतर मतलब होता है लगातार, निरंतर मतलब क्या होता है, लगातार, निरंतर मतलब होता है लगातार, और लगातार मतलब होता है सतत, और सतत मतलब होता है जो हमेशा चले। सतत मतलब क्या होता है, जो हमेशा चलते रहे, जो हमेशा, जो हमेशा, हमेशा चलते रहे, चलते रहे, जो हमेशा चलते रहे, उसी को हम लोग बोलेंगे लगातार। तो हम बोल सकते हैं कि विकास हमेशा एक चलने वाली प्रक्रिया है। इस स्टेटमेंट से हमको ये समझ में आता है कि विकास कभी रुकती नहीं है, जो हमेशा चलते रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कभी नहीं रुकता है, जो कभी नहीं रुकता है, जो कभी नहीं रुकता है। अब सोचिए कि जो कभी नहीं रुकेगा वही ना निरंतर चलते रहेगा, जो रुक जाएगा वो निरंतर तो होगा नहीं। जैसे कि मान लिए कि हम यहाँ से अगर गांधी मैदान जा रहे हैं, तो गांधी मैदान जाने के लिए हम भिखना पहाड़ी गए और वहाँ पे 2 घंटा रेस्ट कर लिए, तो मेरा निरंतर जाने का प्रक्रिया चला नहीं चला। यहाँ से गांधी मैदान के बाद मेरा निरंतरता रुक गया, मतलब क्या, ब्रेक हो गया। तो निरंतर प्रक्रिया है, इसका मतलब कभी रुकेगा नहीं, इसलिए जो कभी नहीं रुकता है, तो कभी जो न रुकता है उसी को विकास बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि विकास एक, इस स्टेटमेंट से हमको जो समझ में आता है वो क्या होता है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक विकास एक सतत चलने वाली, सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक बच्चे के गर्भ से स्टार्ट होता है, एक बच्चे के गर्भ से स्टार्ट होता है, तो गर्भ से मृत्यु तक, कहाँ तक, बच्चे के गर्भ से मृत्यु तक चलती है, जो बच्चे के गर्भ से मृत्यु तक चलती है। तो यहाँ से अगर बोलेगा, हम लोग ये पढ़ते भी थे, चलती है, तो एक बच्चे का विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कहाँ से चलती है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। और जब गर्भ से चलना शुरू करती है तो वो मृत्यु पे ही जाके रुकती है, बीच में कभी नहीं रुकती है, हर पल हर क्षण विकास होते रहता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं एक नया स्टेटमेंट बना के कि विकास हर पल होते रहता है, विकास हर पल होते रहता है, हर पल या हर क्षण होते रहता है, होते रहता है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि विकास हर पल हो रहा है? जैसे हम अगर आपको एक स्टेटमेंट दें, क्या, जैसे मान लीजिए कि हम कभी सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो नींद से जब हम सोते हैं तो उस समय तो हम कुछ पढ़ते नहीं है, तो अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे पास ज्ञान नहीं हो रहा है, अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो मेरा मानसिक विकास नहीं है। हम मान सकते हैं कि मेरा मानसिक विकास नहीं हुआ,
लेकिन जिस समय हम सो रहे हैं उस समय हम सांस ले रहे हैं, उस समय हम खाना खा चुके हैं, खाना पच रहा है, उस खाना से जो प्रोटीन मिला उस प्रोटीन से मेरे अंदर कोशिका का निर्माण हो रहा है और वो कोशिका का बढ़ना हम बोल सकते हैं कि शारीरिक विकास हो रहा है। तो जब हम सो रहे हैं तभी भी मेरे पास शारीरिक विकास हो रहा है। इसका मतलब हर क्षण शारीरिक विकास होते रहता है। जब मेरा दिमाग चलते रहता है मानसिक विकास होते रहता है। किसी आदमी के साथ जब मिलते रहते हैं भावात्मक विकास होते रहता है। नैतिक कहानियां पढ़ते हैं नैतिक विकास होते रहता है। इसका मतलब हर क्षण या हर पल मेरे मन में कुछ ना कुछ विचार आते हैं, चाहे वो विचार मेरे कंट्रोल में हो चाहे विचार मेरे कंट्रोल में नहीं हो। तो जो कंट्रोल में विचार होता है उसी को हम लोग विकास बोलते हैं। हर पल हर क्षण मेरे शरीर में नया नया बदलाव आते रहता है और वो बदलाव बताता है कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास हमेशा चलते रहता है। इससे हमको ये पता चला। तो अब बताइए, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत एक टीचर को किस रूप में मदद करता है, क्योंकि आपको सीखना तो पेडागोजी है और पेडागोजी में एक टीचर को किस तरह से पढ़ाना है इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो बताइए, एक टीचर जैसे ही स्कूल में गया तो स्कूल में जाते के साथ एक टीचर के दिमाग में ये बात बस जाना चाहिए कि एक बच्चा अगर आज नहीं पढ़ा है तो कल पढ़ लेगा, कल नहीं पढ़ा है तो परसों पढ़ लेगा। क्योंकि उसको मार के या जबरदस्ती पढ़ाना ये तो स्वाभाविक के उल्टा हो गया। ये बच्चा पढ़ नहीं सकता है, वो दबाव में आ जाएगा। अगर किसी बच्चा को आज नहीं अगर कल पढ़ाएं, कल नहीं अगर परसों पढ़ाएं, इस तरह से हम समझ लें कि विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। कुछ आज सीखा, कुछ कल सीखा, कुछ परसों सीखा, कुछ तरसों सीखा, इस तरह से हर दिन कुछ ना कुछ सीखेगा तो एक बच्चे का विकास होगा। तो एक बार ना दे के धीरे धीरे बच्चे को क्या करना चाहिए, को उसको विकास करवाना चाहिए, धीरे धीरे उसको ज्ञान देना चाहिए, ये हमको बताता है। तो अब यहां से इस स्टेटमेंट के अनुसार हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट टीचर को कैसे मदद करता है। तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट एक शिक्षक के पेडागोजी को किस तरह से इन्वाइट करता है। देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षक को क्या सीख लेना चाहिए, शिक्षक को क्या मदद करता है ये स्टेटमेंट, यही आपका पेडागोजी है, यही आपका पेडागोजी है। क्योंकि यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है, यहाँ तक सब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये पेडागोजी का टर्म है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब शिक्षक को ये समझना चाहिए कि बच्चे का विकास, बच्चे का विकास धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे करवाना चाहिए, धीरे धीरे करवाना चाहिए। अगर ये पता चल गया कि धीरे धीरे करेंगे, एक बैक नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। अगर एक बच्चे को धीरे धीरे विकास करेंगे तो एक टीचर का शुरू से ही माइंड सेट बन गया कि एक बच्चा कभी ना कभी क्लास में 4 दिन बाद 5 दिन बाद उन चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझ सकता है जो आज नहीं समझ पा रहा है। तो हम अगर धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो एक बच्चा समझ जाएगा। यही बोलता है निरंतरता, मतलब लगे रहो, निरंतरता मतलब लगे रहो। अगर तुम लगे रहोगे तो एक दिन जरूर तुम्हारा विकास होगा। जैसे कहावत होता है कि अगर क्रिकेट के पिच पे तुम खड़ा है तो रन अपने आप बनेगा, खाली खड़ा होने का जरूरत है, इसको बोलते हैं लगे रहो। इसी तरह एक टीचर अगर बच्चे के साथ लगे हुए रहेगा तो आज नहीं तो कल बच्चे का विकास जरूर होगा। यही निरंतरता का सिद्धांत हमको बोलता है। तो अब देखिए सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखिए सीटेट में क्वेश्चन पूछा है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है सीटेट में उसको समझिएगा। बोलता है क्या, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से प्रभावित है, किस सिद्धांत से प्रभावित है। ऑप्शन दिया हुआ है ए, जिसको हम बोलते हैं क्रम का सिद्धांत या समान क्रम बोल सकते हो, समान क्रम। ऑप्शन बी दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत।
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन अभी जो पढ़ाए हैं उसी क्वेश्चन को दिए हैं और ये सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इसीलिए हम जो सीटेट का क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को यहाँ पे देंगे। अलग बात है कि वो क्वेश्चन टाइपिंग होके नहीं आता है, बस खाली मेरे लेक्चर को आप सुन लीजिएगा। हमको लगता है कि इसके बाद कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। जितना भी चीज़ आप पढ़िएगा, सीडीपी का तो गारंटी लेते हैं कि 90 नंबर में आपका 80 नंबर 75 नंबर तो एकदम दिल खोल के आएगा, इतना आप मान सकते हैं। क्लियर है? खाली इन चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि हम कंटेंट जब पढ़ाते हैं तो कंटेंट के साथ साथ आपका पैडागोजी भी देने का प्रयास करते हैं उसी में, क्योंकि एक टीचर को थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी से कुछ सीख लेना है, और जो जितना ज़्यादा थ्योरी से सीख पाया उतना बढ़िया वो टीचर बन पाएगा। और यही तो सरकार चाहता है कि बढ़िया टीचर बन के आए, उसका सिलेक्शन हम करें और बढ़िया से बच्चे को पढ़ाएं। तो जल्दी बताइएगा क्या होगा कि विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट या कथन किस सिद्धांत से प्रभावित है? यह स्टेटमेंट या कथन विकास के किस सिद्धांत से प्रभावित है? विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट या कथन विकास के किस सिद्धांत से प्रभावित है? तो सबका स्टेटमेंट, चूंकि अभी आप एक ही सिद्धांत पढ़े हुए हैं इसलिए आपके दिमाग में ये लगेगा कि अगर सर ये क्वेश्चन पूछे हैं तो उसी सिद्धांत से क्वेश्चन होगा, तो अभी आप एक तरह से आंसर करना आसान हो जाता है। लेकिन जब सारा सिद्धांत पढ़ लीजिएगा उसके बाद आंसर को चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम आपको एक एक सिद्धांत पे एक एक क्वेश्चन देते जा रहे हैं ताकि समझिएगा। अभी समान क्रम तो पढ़े ही नहीं है तो ये ऑटोमेटिक है कि आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि दिशा का सिद्धांत भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन निरंतरता का सिद्धांत तो ये बोलता है ना कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और निरंतरता मतलब जो कभी ना रुके, जो कभी ना रुके। अभी हम तुरंत पढ़े थे, जो कभी ना रुके उसी को बोलते हैं निरंतर। और यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तो जो कभी ना रुके उसी को निरंतरता का सिद्धांत बोलेंगे। इसका मतलब मेरा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट आपका सी यहाँ पे सही होगा। स्टेटमेंट यहाँ पे सी सही होगा। बाकी बात जो स्टेटमेंट धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में क्यों नहीं हुआ। क्लियर है? जैसे जैसे हम सिद्धांतों को पढ़ते जाएंगे आगे चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ से हम अभी जो सिद्धांत पढ़े हैं वो निरंतरता का सिद्धांत पढ़े हैं, और निरंतरता के सिद्धांत के बाद ये सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं समान क्रम या प्रतिमान का सिद्धांत। क्लियर है? समान क्रम या प्रतिमान का सिद्धांत। उसी सिद्धांत को यहाँ पे हम क्या है आगे बढ़ाते हैं, जिसको दूसरा नंबर देते हैं। दूसरा नंबर देते हैं समान क्रम, समान क्रम, समान क्रम का सिद्धांत, समान क्रम का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सीक्वेंस, है ना जी। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, इक्वल सीक्वेंस, इक्वल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सीक्वेंस। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बच्चे का जो विकास होगा उस विकास में जो क्रम होगा वो क्रम मतलब क्या है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। मतलब कि पहला आएगा, पहला के बाद दूसरा नंबर ही आता है। यहाँ चाह के भी अगर हम 3 लिख दें तो गलत हो जाएगा। अब 2 के बाद यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 5 आएगा। ये एक क्रम हुआ, ये एक क्रम हुआ। अब वही बोल रहा है कि ये जो क्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। समान कहने का मतलब बराबर, समान कहने का मतलब बराबर। इसका मतलब विकास में जो क्रम होते हैं वो सभी में समान होते हैं। मतलब मेरे साथ जो विकास का क्रम होगा वही क्रम आपके साथ भी होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी जीवों में विकास का क्रम, सभी जीवों में, सभी जीवों में विकास का क्रम, विकास का क्रम, विकास का क्रम क्या होता है? समान होता है, समान होता है। अभी इसको देखते हैं कि कैसे समान होता है। सभी जीवों में विकास का जो क्रम होता है वो क्रम क्या होता है? समान होता है। मतलब कि जब हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने से और अभी तक हम जिस तरह से विकास किए हैं उसी तरह से विकास दूसरा आदमी भी किया है, ये बोलता है ये क्रम।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया का बच्चा है, या मान लो कि यहाँ पे बिहार का बच्चा है, यहाँ पे बिहार का बच्चा है, और यहाँ पे मान लो कि लंदन का बच्चा है, लंदन का बच्चा है, यहाँ पे बिहार का बच्चा है और यहाँ पे लंदन का बच्चा है। बिहार का बच्चा जब जन्म लेगा तो हम बोल सकते हैं कि जन्म लेने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगा, तो जन्म लेने के बाद हाथ और पैर से, हाथ और पैर से, हाथ और पैर से रेंग कर चलेगा। जन्म लेने के बाद हाथ और पैर से रेंग कर चलेगा। उसके बाद क्या होगा, पैर पर खड़ा होगा, पैर पर खड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, पैर से चलना शुरू करेगा, पैर से क्या करेगा, चलेगा, पैर से चलना शुरू करेगा। अब पैर से अगर चलना शुरू किया तो इसके बाद में ये बच्चा दौड़ना शुरू करेगा। क्या करेगा, दौड़ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा जन्म के बाद पहले रेंग करके चलेगा, उसके बाद पैर पे खड़ा होगा, उसके बाद पैरों से चलना सीखेगा, उसके बाद चलने के बाद दौड़ना सीखेगा। ये हुआ बिहार के बच्चे का क्रम कि दौड़ना सीखने के लिए कौन कौन क्रम से गुजर रहा है। उसी तरह के अगर हम बोलें कि अगर लंदन का बच्चा है तो लंदन का बच्चा क्या, जन्म लेने के बाद तुरंत दौड़ने लगेगा। लंदन का बच्चा अगर जन्म लेगा तो क्या जन्म लेने से दौड़ने तक पहुंचने के लिए ये सारे क्रम को वो पालन करेगा कि नहीं, करेगा। तो इसका मतलब क्या, लंदन का बच्चा भी जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद क्या होगा, हाथ और पैर के मदद से रेंग कर चलेगा। उसके बाद क्या होगा, पैर पर वो भी खड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, पैर से चलना सीखेगा, पैर से चलना सीखेगा, चलना सीखेगा। उसके बाद जब पैर से चलना सीख जाएगा तब वो बच्चा दौड़ने लगेगा। तो इसका मतलब दौड़ना सीखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बिहार के बच्चे का जो क्रम था, बिहार के बच्चे का जो क्रम था वही क्रम लंदन के बच्चे का भी था। इसका मतलब क्या है, हर एक बच्चे का विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि विकास का क्रम कभी बदल नहीं सकता है। जिस क्रम में हम विकास कर रहे हैं उसी क्रम में दूसरा बच्चा भी विकास करेगा। हाँ, हो सकता है कि उसका सीखने का गति तेजी हो जाए। हम 10 साल में विकास कर रहे हैं, वो 2 साल में कर लेगा, लेकिन विकास का जो क्रम है वो हमेशा बराबर होगा। हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट क्रम को जाहिर कर रहा है और ये स्टेटमेंट बताता है कि अगर किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो जो स्टेप बाय स्टेप है हर बच्चे के लिए समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम अभी और एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, हम एक तरह से बताते हैं कि एक टीचर को जब बताना है या पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या चाहिए। तो एक टीचर को पढ़ाने के लिए, शिक्षक को सबसे पहले मान लीजिए कि अगर वो हिंदी का टीचर है या वो इंग्लिश का टीचर है, तो हम बोल सकते हैं कि हिंदी का अगर टीचर है तो हिंदी का शिक्षक बच्चे को हिंदी पढ़ाना है। तो बच्चे को जब हिंदी पढ़ाएंगे तो सबसे पहले एक बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराएंगे, अक्षर का ज्ञान कराएंगे। अक्षर के ज्ञान के बाद उस बच्चे को शब्द का ज्ञान कराएंगे, शब्द का, जिसको वर्ड बोलते हैं। शब्द का ज्ञान कराने के बाद उस बच्चे को वाक्य का ज्ञान कराएंगे। क्या कराएंगे, वाक्य, जिसको सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य का ज्ञान कराएंगे। और ये बच्चा जब वाक्य का ज्ञान को सीख लेगा तब इस बच्चे को हम पैराग्राफ या कहानी का ज्ञान कराएंगे। कहानी लिखने देंगे या निबंध लिखने देंगे। इस बच्चे को अब निबंध लिखने देंगे, इसका मतलब कहानी या निबंध लिखने के लिए देंगे। लेकिन एक बच्चे को डायरेक्ट अगर हम निबंध लिखने के लिए दें तो ये संभव है कि एक बच्चा डायरेक्ट निबंध लिख देगा बिना शब्दों को, भाषा को जाने हुए? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे का जो अगर हिंदी का टीचर है तो उसको ये क्रम याद रखना चाहिए कि एक बच्चे को हम क्या है, पहले अक्षर का ज्ञान देंगे, उसके बाद बच्चे को शब्द का ज्ञान देंगे, उसके बाद बच्चे को वाक्य का ज्ञान देंगे, फिर वाक्य के बाद एक बच्चे को निबंध लिखवाएंगे, ये कहानी का ज्ञान देंगे। बताइए ये क्रम है कि नहीं? अगर इसी क्रम से एक बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं तो बताइए, एक बच्चे को हम आ से आम सिखाना चाहते हैं, आ से हम क्या सिखाना चाहते हैं, तो आम। और यहाँ पे आम लिखा हुआ नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है आम का पिक्चर। यहाँ पे क्या रहता है,
आम का पिक्चर। तो ये जो आम का पिक्चर है ये आ से आम है, क्योंकि एक बच्चा आम को देखता है और आ को वो सीख रहा है। तो ये को से जो कबूतर है, ये को से जो कबूतर है, यहाँ जो कबूतर है वो कबूतर को नहीं देखता है, वो कबूतर के पिक्चर को देख रहा है, वो चित्र को देख रहा है। इसी चित्र के मदद से को याद रखता है। तो जब जब उसके दिमाग में को आता है तो कबूतर का पिक्चर बनता है। क्योंकि जीन पियाजे बोलता है कि मेरे दिमाग में कभी अक्षर या वर्ड, कभी सेंटेंस नहीं होता है, मेरे दिमाग में जो रहता है उसका नाम होता है पिक्चर। मतलब पिक्चर की मदद से हम किन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। तो बताइए, ये बच्चा आ से आम को सीख रहा है, लेकिन सीख कौन सी रहा है? लेटर को, मतलब आ को सीख रहा है, ना कि आम को सीख रहा है। क्योंकि आम एक शब्द हो जाएगा और आ एक अक्षर होगा, तो अक्षर का ज्ञान हम पहले देते हैं। इसीलिए बच्चे को ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल कराते हैं, लेकिन एप्पल का स्पेलिंग नहीं पूछते हैं उसको, हम उसको ए याद कराते हैं कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। ये सब बच्चे के लिए समान क्रम होता है याद करने का। इसीलिए हम बोले कि क्रम जो होना चाहिए विकास का समान होना चाहिए, वो कभी नहीं बदल सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक टीचर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएं, ताकि हर बच्चे का क्रम जो होता है वो समान होता है और इसी तरीक़ा से वो बच्चा समझेगा। हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझ चुके हैं। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन को करते हैं और एक क्वेश्चन करने पर आपको समझ में आएगा कि समान क्रम का सिद्धांत कैसे पालन होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरी कक्षा का शिक्षक यह मानता है कि बालक को पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य और अंत में निबंध सिखाना चाहिए। तो शिक्षक का यह कथन किस सिद्धांत से प्रभावित है? किस सिद्धांत से प्रभावित है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है, जिसमें आपका लिखा हुआ है दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन बी लिखा हुआ है भिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन सी लिखा हुआ है समान क्रम का सिद्धांत। अब कभी अगर समान क्रम नहीं भी दे, क्रम का सिद्धांत खाली पूछ दिया। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तब बताइए कौन सा स्टेटमेंट को आप लगाइएगा। आपके सामने क्वेश्चन, एकदम नया क्वेश्चन हम बनाए हैं आपको देख के, कि अगर कोई टीचर पढ़ाना चाह रहा है बच्चे को और वह मानता है कि बालक को पहले अक्षर का ज्ञान देंगे, फिर शब्द का ज्ञान देंगे, फिर वाक्य का ज्ञान देंगे और अंत में निबंध का ज्ञान देंगे, तो अगर ऐसा शिक्षक सोच रहा है तो शिक्षक का यह जो दिमाग में बात आया है, यह विचार आया है, वो किन सिद्धांतों से प्रभावित है? वो किन सिद्धांतों से प्रभावित है? जल्दी जल्दी बताइएगा, वो किन सिद्धांतों से प्रभावित है? अगर आप चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं तो हमें लगता है कि आप आंसर बहुत बढ़िया से लगा पाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए समझ सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई कुछ और आंसर तो दे कम से कम। चलिए, हाँ, सबका आंसर मिल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया।
आंसर सबका आना चाहिए। सभी जो भी यहाँ पे देख रहे हैं सब आंसर कमेंट में कीजिएगा। उससे ये समझ में आएगा कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं, है ना। जो हम समझाना चाह रहे हैं उन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम यही इसलिए हम क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं आंसर का, क्योंकि हमको लगता है किसी के मन में ये आएगा कि सर दिशा का सिद्धांत तो अभी पढ़वे नहीं किए, होगा ही नहीं। भिन्नता का सिद्धांत तो होगा नहीं क्योंकि सब बच्चे का समान है। क्योंकि बोलिए रहा है कि तीसरी कक्षा का एक शिक्षक है, वो मानता है कि बालक को, इसका मतलब किसी एक बालक का चर्चा नहीं किया, सभी बालक का चर्चा कर दिया वो, कि बालक को पहले इसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद इसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद इसका। इसका मतलब है कि दिशा का भिन्नता का नहीं है, ये क्रम का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन क्रम नहीं लगता है कि गलत है, यहाँ समान क्रम होना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि क्रम का सिद्धांत वो बता दिया कि एक बच्चे का इसी क्रम में होना चाहिए। ये थोड़े बोल रहा है कि दूसरे बच्चा का भी इसी क्रम में होना चाहिए। वो बोल रहा है कि जो क्रम बता रहा है ये सही बता रहा है कि नहीं, ये क्रम जो है सही है। इसका मतलब ये जो सिद्धांत होगा वो क्रम का सिद्धांत है, और यही क्रम अगर सभी बच्चे में होगा तो समान क्रम का सिद्धांत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, C4 चेन्नई। तो अगर ये क्योंकि ये स्टेटमेंट हमको क्रम बताना चाह रहा है कि इसी क्रम में एक बच्चे का विकास होता है, ये स्टेटमेंट जो बता रहा है वो इसी क्रम में एक बच्चे का विकास होता है। इसीलिए हम ना चाहते हुए भी ऑप्शन किसको मारेंगे, सी मारेंगे, नन ऑफ दीज को हम नहीं मारेंगे। क्लियर है। या तो क्रम रहे या समान क्रम रहे, उस चीज को आप बराबर आप मान सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आपको यही चीज जाहिर कर रहा है कि एक बच्चे को इसी क्रम में सिखाना चाहिए, एक बच्चे को इसी क्रम में सिखाना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्रम का सिद्धांत। हमें लगता है कि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे चीज़ों को और थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। क्लियर है। तो क्रम का सिद्धांत आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में और इन चीज़ों को डीप से लेके जाएंगे तो वहाँ आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा चीज़ को सीखिएगा, क्योंकि आप हम जानते हैं कि आपके लिए पूरा का पूरा ये नया चीज़ है, नया सिलेबस है, और इन चीज़ों का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। अभी हो सकता है कि मैथ का क्लास भी अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि CDP क्लास के बाद मैथ का क्लास होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ जो आंसर होगा सी में, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर मेरे बातों को अगर दिक्कत लग रहा होगा तो फिर से एक बार रिपीट करके उन बातों को सुनिएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत होता है तो आराम से पूछ लीजिएगा, कल के वीडियो में भी, ये आज भी कमेंट करके। अब यहाँ से हम अगला सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं तीसरा नंबर का सिद्धांत। तीसरा नंबर का सिद्धांत जिसको बोलते हैं गति में भिन्नता का सिद्धांत। गति में भिन्नता का सिद्धांत। अभी था समान क्रम का सिद्धांत, अभी है गति में भिन्नता का सिद्धांत। गति में भिन्नता का सिद्धांत मतलब कि एक बच्चे के गति में भिन्नता है, तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक बच्चे के रेट में वेरिएशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। वेरिएशन इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, एक बच्चे के रेट में वेरिएशन है, एक बच्चे के रेट में। ये जो रेट समझ रहे हैं ना, यही मेन चीज है। ये जो रेट समझ रहे हैं यही है मेन चीज, कि रेट मतलब क्या होता है। तो रेट मतलब क्या होता है उसको अभी हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप समझिए, ये गति का मतलब क्या होता है, आप समझते होंगे। ये गति का मतलब हम बोल सकते हैं चाल। गति का मतलब क्या होता है, चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी अब बटे समय। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो हमें लगता है कि इतना समझ पाइएगा। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, इसी चीज़ को कोरिलेट करते हैं ताकि इन चीज़ों को बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। हमें लगता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे दो गो लड़का को नहीं रखते हैं, हम यहाँ पे बस को रखते हैं। देखिएगा कभी कभी बीच में साउंड गोल हो जाता है, जब भी साउंड गोल हो जाएगा तो एकदम एक्टिव होकर तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, हम वहीं से आपका माइक चेंज कर देंगे। हम मानते हैं क्या एक बस नंबर है, बस है ए नंबर का एक बस है, और एक बस है बी और बी नंबर का एक बस है। ए नंबर का जो बस है वो क्या करता है कि 2 घंटे में ए नंबर का जो बस है वो बस क्या करता है कि 100 मीटर का दूरी 100 मीटर का दूरी वो कितने देर में तय करता है, तो वो 2 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में, वो 2 घंटा में तय करता है। या मान लो 2 सेकंड में तय करता है, यहाँ पे हम सेकंडे लिख देते हैं। हम बोल सकते हैं कि 2 सेकंड में तय करता है। 100 मीटर का दूरी कितना सेकंड में तय करता है, बस नंबर ए। उसी तरह बस नंबर बी है जो कि 100 मीटर का दूरी
वो 4 मिनट में तय करता है, 4 सेकंड में तय करता है। तो 2 गो बस है, तो अब बताइए किस बस का गति ज़्यादा है, कौन से बस का गति ज़्यादा है, कौन से बस का गति ज़्यादा है। तो हम बस ए को जब देखेंगे तो इसको जब हम लिखेंगे तोड़ के, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे तो कटेगा तो 50, हम बोल सकते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या कि बस ए जो है वो 1 सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय करता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि बस ए जो है 1 सेकेंड में 50 मीटर का दूरी तय करता है। इसको जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे 1 सेकेंड में जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसी का गति ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ से पूछते हैं कि ए का स्पीड ज़्यादा है कि बी का स्पीड ज़्यादा है। तो आप बोलिएगा कि नहीं सर, ए का स्पीड ज़्यादा है, ए का स्पीड ज़्यादा है, मतलब ए जो है तेज गति से चल रहा है और बी जो है धीरे गति से चल रहा है। अभी हमको कैसे पता चला, क्योंकि हम यहाँ देखें कि इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है और इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए 50 ज़्यादा बड़ा है और 25 छोटा है। तो हम बोलेंगे वही चीज़। इस चीज़ को आप बस के टर्म में देखें, अब थोड़ा सा लड़का के टर्म में देखिए। क्या देखिए, लड़का के टर्म में। अब आपको लड़का के टर्म में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लड़का, यहाँ रामू नाम का एक लड़का है। यहाँ एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ, अब यहाँ पे एक रामू नाम का लड़का है, यहाँ रामू नाम का एक लड़का है, रामू नाम का एक लड़का है, और यहाँ पे श्याम नाम का एक लड़का है। एक रामू है एक श्याम है। रामू क्या करता है, रामू जो है वो 10 वर्ड, कितना वर्ड, 10 शब्द, याद रखना कितना शब्द, 10 शब्द। रामू जो है 10 शब्द सीखता है 1 घंटा में, 10 शब्द सीखता है कितना घंटा में, 1 घंटा में। और श्याम जो है वो कितना शब्द सीखता है, वो 10 शब्द सीखता है, 10 शब्द सीखता है, 10 शब्द सीखता है 5 घंटा में। कितना घंटा में, 5 घंटा में। अब बताओ कि अब रामू तेज सीख रहा है कि श्याम तेज सीख रहा है। तो दोनों तो 1-1 घंटा में, या हम इसको यहाँ पे बोल दें कि अगर यहाँ पे इसको बोल दें कि ये 5 शब्द सीखता है 1 घंटा में, 5 शब्द सीखता है 1 घंटा में। तो आप हमको बताइए कि दोनों तो 1-1 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा शब्द कौन सीख रहा है, रामू सीख रहा है कि श्याम सीख रहा है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, राम जो है ज़्यादा तेज गति से सीख रहा है। राम जो है, रामू जो है वो तेज से सीख रहा है, किससे, श्याम से। किससे, श्याम से। इसका मतलब क्या है, राम का गति या रामू की गति श्याम से तेज है। जबकि दोनों को 1-1 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के दौरान कोई जल्दी मेरे बातों को सीख जा रहा है और कोई मेरे बातों को लेट से सीख रहा है। क्योंकि दोनों को हम 1-1 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सीखने का जो गति होता है हर बालक का अलग अलग होता है। इस तरह से बालक जो सीखेगा उसी रफ्तार से दूसरा बालक नहीं सीखता है, क्योंकि कुछ बालक मंदबुद्धि होते हैं, कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसी समय में ज़्यादा चीज़ सीख लेगा, और जो मंदबुद्धि बालक होगा उस समय में बहुत कम चीज़ को सीखेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि गति जो होता है प्रत्येक बालक का भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए बोलते हैं गति में भिन्नता। क्या है गति में भिन्नता, मतलब हम बोल सकते हैं कि गति कभी भी बराबर नहीं होता है, गति कभी भी बराबर नहीं होता है। गति जो होता है बालक के अनुसार होता है, गति अवस्था के अनुसार होता है, गति उम्र के अनुसार होता है। इसलिए कभी भी गति समान नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि बालक के विकास का क्रम समान हो सकता है, लेकिन गति कभी समान नहीं हो सकता है। हम वही बोलेंगे विकास का क्रम समान होता है। अभी पढ़े हैं समान क्रम होता है, लेकिन समान होता है, लेकिन गति में भिन्नता पाया जाता है। गति में भिन्नता पाया जाता है, मतलब विकास का क्रम समान होगा, क्रम एकदम बिल्कुल समान होगा, लेकिन जो गति होगा उसका वो हमेशा भिन्न होगा।
मतलब कभी भी गति समान नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बालक समान गति से विकास करता है, तो हम गलत बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल गलत बोलेंगे। अगर मेरा मूड अच्छा है तो कम समय में हम ज़्यादा चीज़ सीख लेंगे, अगर मेरा मूड खराब है तो हम ज़्यादा समय में भी उतना चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। इसका मतलब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मेरे रुचि पे डिपेंड करता है, मेरे योग्यता पे डिपेंड करता है, मेरे मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है, मेरे अवलोकन पे डिपेंड करता है, मेरे श्रवण क्षमता पे डिपेंड करता है, मेरे पूर्व अनुभव पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि बालक का जो विकास की गति है बहुत तरह से अलग अलग चीज़ों पे निर्भर होता है, और सभी बच्चे का जो ये चीज़ हम बताए हैं सबका अलग अलग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि विकास की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है। विकास की गति, विकास की गति, विकास की गति हर बच्चे या प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक बालक में, प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होती है, कभी समान नहीं हो सकती है। क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। हमें लगता है ज़्यादा चीज़ लिखाने का इसमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब क्वेश्चन समझिएगा कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपसे सीटेट में क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है, बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास के संबंध में, संबंध में कौन सा सिद्धांत, बाल विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। स्टेटमेंट ए, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, समान क्रम का सिद्धांत। ऑप्शन सी, समान गति का सिद्धांत। ऑप्शन डी, गति में भिन्नता का सिद्धांत। आपके सामने चार ऑप्शन है और स्टेटमेंट हम यही पूछे हैं कि बाल विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत, किसका सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। सिंपल बात है, वही चीज पढ़ रहे हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन आपका स्टेटमेंट जो है, यह सिद्धांत जो है वो गलत है, यहाँ पे दिया गया है, उसी को आपको चुनना है। जल्दी बताइएगा, उसी को आपको चुनना है। जल्दी आंसर आ जाना चाहिए आपके बीच में। और अब जो है रेगुलर आपका क्लास होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं क्लास अब कंटिन्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पार्टी सार्टी था आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी बात अब जो भी होगा, जुलाई बैच के लिए पूरा सीरियस आपका क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बोले हुए थे 15 तारीख का बैच था, जिसमें कि आपका ऑफर भी था। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन लेना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा। ऑफर का फ़ायदा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपका कुछ वहाँ पे एक तरह से रिवेट हो पाएगा, मतलब कि छूट हो पाएगा। ऑफिस में मिलिएगा, बात कीजिएगा। और ऑनलाइन बच्चा को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑनलाइन का जो फ़ी है उसी फ़ी में आपका रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फ़ी जो होता है वो एप्लीकेशन वाले के पास जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ से, हाँ सभी का आंसर आ रहा है कि सर डी होगा, डी होगा, डी होगा। अरे बुड़बक कहीं का, डी होगा। डी जो बोला है उसको कान पकड़ के एकदम उठक बैठक करो 4 बार। अपने रूम में रूमेश देख रहा होगा, कान पकड़ के उठक बैठक करो। डी कैसे हो सकता है? अरे गति में भिन्नता का सिद्धांत, गति में भिन्नता का सिद्धांत तो सही है ना, यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब गलत चुनने बोला है, मतलब कौन गलत है उसको चुनना है। तो बताइए कौन सा गलत है, ये तो सही है आपका।
अब बताइए निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत अभी आप पढ़े हुए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। समान क्रम का सिद्धांत, ये भी आप पढ़े हुए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट गलत कौन हुआ, तो यहां लिखा समान गति, क्या लिखा है, समान। अब जानते हैं कि कभी गति इसका समान नहीं होता है, इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, सी। देखिए कैसे क्वेश्चन एकदम पूछता है और आपका दिमाग लगे अरे यार गति समान तो पढ़े हुए थे और समान क्रम का सिद्धांत है, गति का सिद्धांत तो है नहीं। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि एक बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाना है। क्रम समान होगा, क्रम समान होगा, लेकिन गति समान नहीं होगा। मतलब एक टीचर होने के नाते आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं और एग्जाम लेंगे तो जरूरी नहीं कि सब लड़के का रिजल्ट एक जैसा होगा। अगर सबका रिजल्ट एक जैसा हो गया तो इसका मतलब सबका समान गति हो गया। अगर मान लिए गति मतलब क्या, सबका सीखने का तरीका समान हो गया, सीखने का एक तो यादाश्त करने का जो स्मरण शक्ति है, ये पावर है, वो समान है सबका। लेकिन कभी भी समान हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये भिन्नता आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, उस क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सबसे कम नंबर लाएंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सबसे तेज नंबर लाएंगे। इसका मतलब ये नंबर को कभी आप बराबर नहीं कर सकते। हाँ, जितना नंबर ला रहा है उस नंबर को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन बराबर नहीं कर सकते हैं। और एक टीचर को कभी बराबर करने का जरूरत भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई टीचर सोच रहा है कि हर एक बच्चे का गति हम बराबर कर दें, हर बच्चे को हम तेज बना दें, ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक टीचर को सीडीपी पढ़ना चाहिए। अगर वो सीडीपी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों में कभी भी क्लास में जाओ के दबाव के भावना नहीं रखेंगे और सभी बच्चे पे लोड नहीं देंगे, क्योंकि जैसे आप बराबर करने का कोशिश कीजिएगा तो उस बच्चे पे लोड आ जाएगा। जो मंदबुद्धि बालक है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा के चक्कर में क्या है, वो चीज़ों को समझना छोड़ देगा और रटना शुरू कर देगा। और ये रटना जो होता है, रोट लर्निंग, सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट होता है। क्योंकि जानते हैं एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020 या आरटी एक्ट 2009 कुछ भी, सब में यही बोला गया है आपको कि एक बच्चे को रटंत प्रणाली से दूर कीजिए, रटंत विद्या से दूर कीजिए, अधिगम सहायक सामग्री का यूज करके एक समझ पर आधारित, मतलब कि उसको जो समझ हो, अनुभव हो, उस पर आधारित ज्ञान को देने का प्रयास कीजिए। तो हमें लगता है क्या इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी बात 3 स्टेटमेंट के बाद जो होगा, 3 सिद्धांत के बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे के सिद्धांत को पढ़ेंगे। क्योंकि एक ही दिन अगर पूरा सिद्धांत पढ़ा दिए तो हमें लगता है कि आपको हवा भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरह से पढ़ तो लीजिएगा लेकिन आपके दिमाग से उसी तरह से आपका निकलता जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका से पढ़ पाएंगे, क्योंकि सिद्धांत के बाद आपका अवस्था होगा और अवस्था होगा तो वृद्धि विकास आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन को डील करेंगे तो आसानी से आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। कुछ जो है आपका वीकली टेस्ट जो लेते हैं उसका भी क्वेश्चन रहेगा, तो आसानी से हम चीज़ों को डील कर पाएंगे। क्लियर है? तो अभी हमें लगता है कि टाइम है, इसलिए मैथ का अभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। कुछ ही समय में आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और हम मैथ के क्लास के लिए जुड़ जाएंगे। थैंक यू।